नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365। मैं हूं संजीत कुमार। आज हम बिहार दौरे के तहत एक विधानसभा पहुंचे हैं, झाझा विधानसभा, जहां पर एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हो रही है जो कि आपको वो विजुअल दिखाएंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रियल में वो किस तरह के प्रत्याशी हैं। हम इनका परिचय देते हैं। पहले इनका परिचय है डॉक्टर केदार मंडल और प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। ये विकलांग हैं। लोग कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा बात याद आ गया, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से कि तेरी रजा क्या है। इनका हौसलों को हम भी दिल से सलाम करते हैं और मानते हैं कि भाई इनका हौसला ही है जो कि ये यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले सर आपको खबर 365 में स्वागत है। थैंक यू थैंक्स जी सर, आप एक प्रोफेसर हैं और जिस ये में परेशानी में है या तो इस मतलब प्रॉब्लम को आप हिम्मत बना करके यहाँ तक पहुँचे सर, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, राजनीति और ये समाज सेवा मैं बचपन से ही मैं इसमें रुचि रही है जी। हाँ, मैं जब गांव में ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस ज़माने में भी मैंने यहाँ पर अपने गांव में लाइब्रेरी खोला था, पुस्तकालय खोला था, वाचनालय चलाता था, है ना। तो ये और आप आश्चर्य होगा आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं उसमें ड्रामा भी खेलता था और ड्रामा में पार्ट भी करता था। और समाज से जुड़े हुए, जैसे कहिए कि जो विधवा विवाह होता है उसको लेकर के, या जो अर्ली मैरिज हो जाता है उसको लेकर के, इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम ड्रामा भी करते थे अपने गांव में भी और गांव के बाहर भी। तो हमेशा से रुचि रही है राजनीति में। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और आज मैं अब अपने वतन को, अपनी मिट्टी को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को अब कुछ देना चाहता हूँ। पे बैक टू सोसाइटी जो एक मिशन है, उसके तहत हमारे लोग पढ़ करके दूर चले जाते हैं। स्वाभाविक है, नौकरी जहाँ रहेगी वहीं काम करेंगे। लेकिन अब मेरे मन में ये इच्छा हुई है, क्योंकि राजनीति से मैं बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ और राजनीति करता आया हूँ, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU हो, वहाँ भी मैं छात्र राजनीति कर चुका हूँ। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं शिक्षकों की राजनीति करता हूँ, है ना। तो ये सारी राजनीति मैं करता रहता हूँ, है ना। तो मेरा कहना ये है कि आप ये मत देखिए कि मैं इस अवस्था में हूँ। अवस्था, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सकलांग हैं फिर भी वह जो है वो विकलांग से ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी है। तो लोग मुझे विकलांग कहते हैं, लेकिन मैं अपने मन से, अपने कर्म से, और मैंने खुद को अभी कभी भी मैंने अपने को दिव्यांग या विकलांग नहीं समझा है। सबसे पहले सर एक और चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे झाझा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं जी, तो झाझा विधानसभा में ऐसा क्या क्या सोच करके रखे हैं जो कि क्षेत्र का विकास हो, डेवलप हो, जनता आपको सरताज देती है, या तो किस मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जनता के पास? देखिए, झाझा में एक बहुत लंबे समय से यहाँ पर एक विधायक बने हुए हैं, करीब 20 साल से 25 साल से वो हैं, और झाझा का विकास नहीं हुआ है, झाझा का सर्वनाश हो गया है ये कहिए। इस स्थिति में क्या आप देखिए, झाझा को अनुमंडल तक नहीं बनाया बन पाया। झाझा में एक रेलवे स्टेशन है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। अमृत भारत जो के तहत उसको लाया जाना चाहिए था और उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। यहाँ पर किसानों की स्थिति देखिए, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में जाकर देखिए, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, है ना। कॉलेज, यहाँ का हॉस्पिटल देख लीजिए आप। यहाँ एक कॉलेज बनाने की एक ज़मीन है, उसमें 10 साल से जो स्थानीय विधायक हैं तो पिछले 5 साल पहले उन्होंने उसका भूमि पूजन किया था, और इस बार जो है जाकर के चुनाव जब आता है तो इस बार जाकर के एक शिला लगा दिया और बोला उद्घाटन कर रहे हैं। वो 5 साल जब भूमि का पूजा हुआ था, उसी 5 साल में वो बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना वो, है ना। तो ये सब दिक्कतें हैं। इन सारे दिक्कतों को ध्यान में रख करके मैं चाहता हूँ कि झाझा जो है वो शिक्षा का हब बने। यहाँ के बच्चे पढ़ करके दूर दूर प्रदेशों में जाएं और काम करें, पलायन रुके। बीड़ी मजदूरों की यहाँ पर ये, क्योंकि आप जानते हैं झाझा जो है वो बीड़ी श्रमिकों का जो है क्षेत्र है। यहाँ हर घर में बीड़ी जो है वो कुटीर उद्योग के रूप में, है ना, उद्योग के रूप में यहाँ काम होता है।
लेकिन उसका मानदेय जब आप देखेंगे 1000 बीड़ी जब बनता है तो उसको सिर्फ 120 या 125 रुपया उनको मिलता है। 80 रुपया मिलता है सर। नहीं नहीं, हमको पता है 120-125 रुपया मिलता है उसको। तो ये बहुत मिनिमम जो है चार्जेज है। तो मैं इस चार्जेज को इसको दुगना तिगुना करूँगा ताकि उसको एक सम्मानित राशि मिल पाए और उनका घर परिवार चल पाए, उनके बच्चे पढ़ पाए, हेल्थ में जो उनको ज़रूरी होती है इलाज की वो कर पाएँ, अपना घर बना पाएँ, अच्छा से भरण पोषण कर पाएँ। उसके बाद यहाँ का युवा है जी, युवा भी कभी कभी मुद्दों से भटक जाते हैं, अपने क्षेत्र में काम से भटक जाते हैं, काम के लिए बाहर चले जाते हैं, पलायन मतलब रोकने के लिए। रोजगार में क्या और रखेंगे? ये तो महिलाओं जो बीड़ी बनाती है, बीड़ी का वो है, युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए ये सब हमारे जो बच्चे हैं वो नौनिहाल हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव में जो है वो मेरिट वाले विद्यार्थी नहीं हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक और जितने बड़े बड़े नेता और सारे लोग बने हैं वो गांव से बने हैं अधिकतर, है ना। तो ऐसा हम यहाँ के गांव के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए तो मैं एक शिक्षण संस्थान खोला ही हूँ, है ना। वहाँ पर पढ़ाई भी होती है फ्री में, एगडरा चौक पर पढ़ाई होती है। मैं उसको और भी एलाबोरेट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने स्पेस देख लिया है शिमुलतला में, और शिमुलतला में वो जगह मैंने देख लिया है, खरीद भी लिया है, और उस जगह पर मैं बनाऊंगा। और वहाँ भी जो है इन बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं जिसमें मेरिट है, जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए मैं फ्री में वहाँ पर प्रशिक्षण और फ्री में पढ़ाई, कोचिंग, सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया कराऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है ना। क्योंकि ये जो जगह बहुत छोटी पड़ गई है, आप जब जाएंगे देखेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा आने लग गए थे वहाँ पर, है ना। तो वो 20 बाय 15 का एक रूम बना हुआ है, उसमें वो सारे बच्चे नहीं आ पा रहे थे। शिक्षक जो पढ़ा रहे थे वहाँ पर उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने यही सोच करके शिमुलतला में मैंने जगह लिया है, और उस जगह को मैं चुनाव के बाद उसको डेवलप करूँगा, और वहीं पर फ्री में यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का साधन उपलब्ध करूँगा। विकलांगों को भी वहाँ पर के लिए भी एक सेंटर खोलने का मेरा विचार है। तो ये सारे काम हम करेंगे। जहाँ तक आप पलायन की बात कहें कि टीचर यहाँ से चले जाते हैं, ये जो बच्चे जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं आप जान रहे हैं? भारत जब आज़ाद हुआ था तो सभी राज्य एक साथ आज़ाद हुए। आप मेरी बात को समझिए, उसमें गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, तमिलनाडु भी, पंजाब भी, हरियाणा भी, सब एक ही साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन ये प्रदेश जो है वो कैसे आगे बढ़ गया, और बिहार जो है वो क्यों पिछड़ गया? क्यों पिछड़ा? इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ का नेता जो है वो निकम्मे हैं। यहाँ नेता जो है वो सेंटर से लड़ करके योजनाओं को नहीं ला पाते हैं। उनका दिमाग जो है वो फैक्ट्री की तरफ और कारखाने की तरफ है ही नहीं। पूरा का पूरा जो आप देखेंगे वो गुजरात ले जाया गया है, यहाँ से बंगाल से उठा करके, है ना, और सारी जगह से उठा करके वो गुजरात ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र देखिए कितना डेवलप कर गया है, पंजाब और हरियाणा देखिए कितना डेवलप कर गया है, केरल शिक्षा में देखिए कितना आगे बढ़ गया है। तो बिहार क्यों नहीं? बिहार का इतिहास रहा है, बिहार में प्रजातंत्र की जननी है, वैशाली, है ना। और बिहार बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश माना जाता है। आज भी आईएएस यहाँ के लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बनते हैं, लेकिन वो लोग सब बन करके वहीं रह जाते हैं। उनको वापस आकर के ये बिहार को देना चाहिए। उनको पेबैक सोसाइटी के तहत उनको वापस आकर के बिहार को और डेवलप करना चाहिए। ये काम हम करेंगे, ये वादा है। उसके बाद सर और भी जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप क्या सोच के रखे हैं सर? ये तो शिक्षा और बेरोजगारों के लिए है, तो जो बुजुर्ग हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या सोच करके रखे हैं? देखिए, मैं बड़ी खुशी हुई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया। लोग यहाँ पर किसानों के बारे में पूछते हैं, युवाओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन कभी कोई बुजुर्ग की चर्चा नहीं करते, है ना। बुजुर्ग को समझते हैं वो बिल्कुल अब अपनी ज़िंदगी काट ली है और कुछ बची है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उस देश में गया हूं, इंग्लैंड कहलाता है वह देश, है ना। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो बुजुर्ग पर दिया जाता है ना। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है
वह बच्चों पर दिया जाता है। वहाँ पर बुजुर्गों के लिए ऐसे ऐसे जगह बनी हुई है। मैं गया हूँ, एक बड़े व्यक्ति के पास में ठहरा हुआ था, है ना, और उनके कोई जानकार थे, वो वहाँ के वृद्धाश्रम, जिसको हम यहाँ की भाषा में कहते हैं, तो सुनिए, आवाज नहीं कीजिए, वो उस वृद्धाश्रम में जब लंदन गया, मैं देखा तो वहाँ वृद्धाश्रम कैसा बना हुआ है, वो एकदम बिल्कुल होटल जैसा बना हुआ है। वहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनको सप्ताह में 2 दिन घुमाने ले जाना गाड़ी से, ये सारे काम होते हैं, जिसको कि भारत में वृद्धाश्रम कहते हैं। तो यहाँ के बुजुर्गों के लिए खेल धूप के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए सांस्कृतिक कार्य के लिए कोई जगह नहीं बना हुआ है। इसीलिए बुजुर्गों के लिए, जैसे आप लोग यहाँ खोला जाता है, देखते होंगे कि स्कूल खुल रहा है ना, और सारी चीज़ें खुल रही, तो बुजुर्गों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए, है ना, जहाँ पर वो जा कर के अखबार पढ़ पाए, जहाँ पर जा कर के वो कैरम खेल पाए, जहाँ पर जा कर के वो कुछ अपने साथियों के साथ गप कर पाए, वैसी जगह जो है हर गांव में बननी चाहिए, है ना। इसके लिए मैं योजना निकालूंगा और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। चलिए सर, धन्यवाद खबर 300 हमारे टीम के साथ बात करने के लिए। सर, आपकी तरफ से झाझा विधानसभा के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, मैं झाझा वासियों से, है ना, और झाझा विधानसभा वासियों से मैं करवत प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो डॉक्टर केदार कुमार मंडल को आगामी जो 11 तारीख को वोट होने जा रहा है, उसमें गैस चूल्हा छाप पर वोट दे करके भारी मतों में उनको जिताएं। गैस चूल्हा छाप यानी प्रदूषण से दूर, हर घर में मौजूद, गैस चूल्हा छाप पर वोट करें और केदार मंडल को जीता करके यहाँ से विधायक बना करके बिहार के जो है विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं उसके लिए लड़ूंगा, ये मेरा वादा है, और झाझा को विकास की चोटी पर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपको।